अब बात करते हैं जी हेपेटाइटिस की, और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस सी की। कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं हुकूमत की तरफ से, बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। दुनिया में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दिए हैं वज़ीर आज़म के मुआविन बराए सेहत जनाब डॉक्टर मुख्तार मलिक साहब ने। बहुत तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार जो के सामने लेकर आए हैं, और इनके मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के केसेस पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के सबब होने वाली अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब हुकूमत ने हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान प्रोग्राम की फोकल पर्सन डॉक्टर हुमा कुरैशी। उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये स्टैटिस्टिक्स ज़ाहिर है आप भी जानती हैं, हेपेटाइटिस सी में पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। क्या वजह है, हम इतने ख़तरनाक लेवल तक कैसे पहुँचे? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑडियंस को ये पता चले कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस है कितने और ये क्यों इतनी फैल रही है। पाकिस्तान में 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो तो पानी से आता है, तो इसलिए वो जनरली है तो मसला हमारा, लेकिन उसकी अच्छाई ये होती है कि ये वायरस इन्फेक्शन करके और फिर 4-6-8 हफ्ते में खुद ही क्लियर हो जाता है, तो इसमें कोई डेथ या कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होती। इसलिए हम जनरली इसको इतना ज्यादा मतलब मुश्किल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वायरस होता है, इन्फेक्शन होता है, फिर लोग उससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी है। ये तीनों की तीनों वायरस जो है ये ब्लड बॉर्न है, ये खून से जाते हैं। एक किसी बंदे को जिसको इन्फेक्शन है, अगर उसका खून या खून से कंटामिनेटेड औजार किसी दूसरे को लग जाएंगे तो ये वहां से ट्रांसमिट हो जाता है। सो हमारे यहाँ इसकी 3 वजूहात हैं जिससे ये मोस्टली ट्रांसमिट हो रहा है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं वो इम्प्रॉपरली स्क्रीन है, उसकी जो स्क्रीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। जी। तो उस वजह से कई जो ब्लड हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और वो एक इन्फेक्टेड मरीज से हेल्दी मरीज में चले जाते हैं। सबसे टॉप वजह ये है। उसके बाद दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे सर्जिकल और आले हैं, आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्लीन नहीं है, दे इम्प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हैं। तो जब ये औजार एक इन्फेक्टेड पर्सन के प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होते और दूसरे पेशेंट की सर्जरी में, गायनी के इंस्ट्रूमेंटेशन में, एंडोस्कोपी में, डेंटल इलाज में, एनेस्थीसिया में लग जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन उस औजार से दूसरे पेशेंट को चला जाता है। सही। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि हम लोग जब भी बीमार होते हैं तो हम टीका लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, कोई सुई लगवाते हैं। जी। तो इसमें भी कई लोग जो है ना, पैसे बचाने के लिए ये ड्रिपें, ये सुइयां, ये ड्रिपें रीयूज कर देते हैं। माना कि एक बंदे की सिरिंज इस्तेमाल की और उसको फेंका नहीं और उसी को दूसरे पे इस्तेमाल कर ली, या एक पेशेंट को ड्रिप आधी दी और आधी ड्रिप किसी और को लगा दी। तो ये 3 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से कि ये हमारा इन्फेक्शन इतना हाई हो गया है कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो जो हमारा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है जिसमें पाकिस्तान फॉल करता है, उसके अलावा 23 कंट्रियां और हैं जिसमें ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन मिलकर जो बनाती हैं। तो पाकिस्तान उनमें से 1/4 हेपेटाइटिस बी की बीमारी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। माना कि 23 कंट्रियों में से 1/4 ऑफ द डिजीज बर्डन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हेपेटाइटिस बी का आ रहा है। अब ये जो हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान प्रोग्राम है ये क्या है, इसके खदोखाल क्या है? अच्छा, ये हेपेटाइटिस सी फ्री पाकिस्तान है। हेपेटाइटिस क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तो ये हम लोगों ने, जो हम लिवर एक्सपर्ट्स हैं, हमने हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जी प्लीज, ये बीमारी इतनी पाकिस्तान में है और लोगों को इसका बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है, जो इन्फेक्ट हुए हुए हैं वो उनको इन्फेक्शन का पता ही नहीं चलता है, और वो बेचारे उनमें बीमारी फैलते 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 कैंसर में तब्दील हो जाती है और बेचारे मर जाते हैं। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी आप एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करें ताकि उससे पूरे मुल्क के अंदर ये बीमारी सही। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का बजट कितना है, क्या इसकी तफसील है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये भी अगर तफसील हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें आप।
जी, इसका बजट जो है ये 68 बिलियन रुपी पाकिस्तानी रुपी का है, और ये अच्छा। सारा का सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, कोई बाहर का डोनेशन नहीं है, कोई कोई किसी की ग्रांट नहीं है, और ये फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है। और फेडरल गवर्नमेंट इस पैसे को एज पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी, बल्कि इसमें से वो डायग्नोस्टिक टेस्ट या पीसीआर जिसको हम कहते हैं, जी। एक इसका रैपिड टेस्ट जिससे कि इसका इनिशियल डायग्नोसिस होता है, और इसका ट्रीटमेंट ये प्रोविंसेस को देगी। इनिशियल फेज में इसकी दो फेजेस हैं, 3-3 साल के। पहले फेज में 50% ऑफ द पॉपुलेशन को हम हैंडल करेंगे, और जब ये 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, जो कि तकरीबन 86 मिलियन लोग हैं, तो उसके बाद फिर अगले 86 मिलियन लोगों को 3 साल के बाद 2027 से 2030 तक अगले 50% लोग मैनेज होंगे। तो अच्छा। इस तरह तकरीबन 6 साल में पूरी पॉपुलेशन स्क्रीन, टेस्ट और ट्रीट होगी। अच्छा डॉक्टर हुमा, मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि इससे पहले भी एक हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और वो 7 अरब रुपए हमने उसके ऊपर भी खर्च हुए थे, वो कामयाब नहीं हुआ था, क्यों? जी, वो जो प्रोग्राम था वो 2005 या 6 में लॉन्च हुआ था। शौकत अजीज साहब ने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। वो प्रोग्राम कामयाब तो हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा कामयाब दो वजह से नहीं हो सका। पहली वजह तो ये थी कि फिर 2012 में जो है वो डिवॉल्व हो गई हेल्थ, और हेल्थ जो है प्रोविंसेस में चली गई, तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल ही खत्म हो गया। दूसरा ये था कि उस टाइम में जो दवाई थी वो इंटरफेरॉन एक इंजेक्शन होते थे, वो लगते थे, और उनकी जो एफिशिएंसी थी वो 50% थी, कि अगर आप 100 लोगों को लगाएंगे तो सिर्फ 50 लोग ठीक होंगे, 50 नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन अब बहुत फॉर्चुनेट बात यह है कि अब इसकी टैबलेट आ गई है, और ये इतनी इफेक्टिव है कि आप इसको 3 महीना खाएं, एक गोली रोजाना, तो ये 98-97% लोग जो है वो इससे क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत यकीन है। और देखिए, इजिप्ट ने भी इसी प्रोग्राम को इसी तरीके से अपने यहाँ हेपेटाइटिस सी को क्लियर किया है, यही गोलियां खिला के लोगों को। तो जब इजिप्ट कर सकता है तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला अकाउंटेबिलिटी का होता है। 68 बिलियन रुपीस हम खर्च कर रहे हैं, ज़ाहिर है टैक्स पेयर मनी है, मेरा पैसा है, आपका पैसा है, तो इंश्योर होना चाहिए हमें कि भाई ये पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होगा। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि इसमें दवाएं कितने की दी जाएंगी, इसमें टेस्ट कितने के किए जाएंगे, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे होगी, परसेंटेज क्या होगा दवाओं का और टेस्ट का? इसका यह है कि देखिए, सबसे पहले एक तो पहली बात यह है कि इसमें सारी पॉपुलेशन जो कि 12 साल से बड़ी उम्र की है वो टेस्ट होगी। एवरीबडी अच्छा। वुड बी टेस्टेड जो कि 12 साल से बड़े हैं। तो पहला जो टेस्ट होता है उसको हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। वो एक छोटा टेस्ट होता है जिसको हम जैसे ब्लड शुगर टेस्ट करते जी हैं, जी। इस तरह से उसे टेस्ट करते हैं। तो वो जो रैपिड टेस्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट सारे के सारे 50% ऑफ द पॉपुलेशन या 86 मिलियन लोगों के सारे टेस्ट फेडरल गवर्नमेंट अपनी बजट से देगी। उसके बाद उसमें से जो लोग भी पॉजिटिव आ जाएंगे, जिनके अंदर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, उनका फिर पीसीआर होगा कंफर्म करने को वो उनको बीमारी है कि नहीं है। तो ये पीसीआर जो है ये 30% फेडरल गवर्नमेंट मतलब करेगी, और 70% जो है ये प्रोविंसेस अपना पैसा डालेंगी। अच्छा, फिर जो लोग पीसीआर में भी उनका वायरस नजर आ जाएगा तो फिर उनको दवाई मिलेगी। तो दवाई का ये है कि 50% फेडरल गवर्नमेंट देगी और 50% प्रोविंसेस अपनी तरफ से रेस करेंगे। सो दिस इज हाउ द डिवाइड इज। डिवाइड हो गया, सही। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये 68 बिलियन रुपीस जो है, इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी कि ये सही जगह पर सही वेंडर्स को दिए गए हैं? अच्छा जी, अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत अच्छा हमने सिस्टम डेवलप किया है। बात यह है कि हमने इस प्रोग्राम को पूरा इलेक्ट्रॉनिक रखा है कि इसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। जो ये सॉफ्टवेयर में सारा डेटा डलेगा, जो मरीज है वो उसका डेटा एज थ्रू CNIC और थ्रू मोबाइल फोन एंटर हो जाएगा, और उसके बाद उस डेटा से ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी कि जी ये मरीज कहाँ गया, इसके टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पॉजिटिव था तो दवाई मिली कि नहीं मिली। तो एक तो इस तरह। दूसरा ये है कि हमें ज़ाहिर है सेंसस हुआ है, हमें हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का पता है, हमें उस डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 12 साल के लोग उसका भी पता है, हर घर में भी पता है कि कितने लोग 12 साल से बड़े हैं। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और उनके शनाख्ती कार्ड और उनके मोबाइल नंबर के साथ उनकी एंट्री होती जाएगी, तो ये नजर आता जाएगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है नंबर ऑफ पीपल जितने हैं वो आए कि नहीं आए, और जहां नहीं आए
वहां पे ये अलर्ट नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट के पास आएगा बल्कि प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी आएगा कि जी आपके पास से अभी नंबर्स कम हैं और ये फलानी फलानी जगह पे लोग आए नहीं हैं, तो इनको बुलवाइए, इनको टेस्ट कीजिए, इनको चेक कीजिए। सो दिस इज हाउ और जैसे जैसे लोग यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना अपना डेटा उनका उस पर स्क्रीन पे आता चला जाएगा, वैसे वैसे उनको वो चीजें जो उनकी कमोडिटीज हैं, उनके रैपिड टेस्ट हैं, उनके पीसीआरस हैं, उनकी दवाइयां हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट वहां से रिलीज करती चली जाएगी। सो इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे कि उनको रिलीज होगी उनकी कमोडिटीज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये जो इसमें दवाएं और जो टेस्ट किट्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी, तो वो क्या पाकिस्तान के बाहर से आएंगी या पाकिस्तान की ही इस्तेमाल की जाएंगी? देखिए, इसमें जो पहला रैपिड टेस्ट है वो पाकिस्तान में मिलता है, बनता नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत बनते भी हैं, लेकिन जो टेस्ट किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में सालों साल से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बनता नहीं है। और वो WHO अप्रूव्ड है। हमने हर चीज को ऐसे स्टैंडर्ड पे चलाया है कि जिसमें कोई उंगली ना उठाए। तो हमारे जो रैपिड टेस्ट है वो WHO अप्रूव्ड है। हमारे जो पीसीआर हैं वो भी WHO अप्रूव्ड हैं, क्योंकि अच्छा। अगर हम कोई हल्का पीसीआर ले लेंगे तो बेवजह में या तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे कि कोई बंदा में वायरस है नहीं और वो वायरस दिखाएगा पीसीआर, या फॉल्स नेगेटिव हो जाएंगे कि बंदे को वायरस है और वो पीसीआर नहीं दिखा रहा है। सो वी आर यूजिंग द WHO प्री क्वालिफाइड रैपिड टेस्ट एंड द पीसीआर। लेकिन जो दवाइयां हैं वो हम सारी की सारी लोकली मेड ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छी हैं। उनकी एफिशिएंसी और उनका जो रिस्पांस है वो हमने पिछले 12-13 साल से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका रिस्पांस 97-98% है और ये खासी सस्ती हैं। और अब हमारा एक इदारा है ड्रैब, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, तो वो भी तो जो टेस्ट किट्स हैं उनकी अप्रूवल देता है। तो हम पाकिस्तान में बनी हुई टेस्ट किट्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो सकेंगे। देखिए, ड्रैब का अप्रूवल और WHO के अप्रूवल में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ठीक है, ड्रैब का अप्रूवल जो है वो ये है कि जी ये जो किट है ये यहाँ पे बनी है और वो उसमें कोई 10,000, 20,000, 25,000 टेस्ट को कंपेयर करके और वो कह देते हैं कि हाँ जी ये डेटा जो है वो ठीक है। लेकिन जो WHO प्री क्वालिफाइड चीजें होती हैं उसके अंदर तो लाखों नहीं मतलब लाखों टेस्ट होते हैं, लेकिन दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में होते हैं और फिर उनमें से वो सारे के सारे कुछ अफ्रीकन रीजन्स में होते हैं, कुछ एशियन रीजन्स में होते हैं, कुछ यूरोपियन रीजन्स में होते हैं और फिर वो वहां से उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ जी ये टेस्ट किट ठीक है और ये टेस्ट किट ठीक नहीं है। इसलिए बात है कि जिस वक्त हमने ये PC1 बनाया था, ये PC1 पिछले 10 साल से हम बनाते आ रहे हैं, उसको रिवाइज करते चले आ रहे हैं। तो उस वक्त से हमारे उसमें PC1 में ये लिखा हुआ था कि हम जो है वो WHO प्री क्वालिफाइड रैपिड टेस्ट और PCR इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त जो पाकिस्तान में ये रैपिड टेस्ट नहीं बनते थे। पाकिस्तान के जो रैपिड टेस्ट बनने शुरू हुए हैं ये पिछले 2 साल में बने हैं। ये अभी अंडरगोइंग इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन बाय द WHO। अगर इंशाल्लाह ये अप्रूव हो गए और जरूर होंगे तो वी विल ऑब्वियसली कंसिडर दैट, बट करंटली पाकिस्तान का रैपिड टेस्ट WHO प्री क्वालिफाइड। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो अभी ड्रैब की तरफ से अप्रूव्ड टेस्टिंग किट्स हैं उन पर हम भरोसा ना करें? जी, मतलब देखिए इतने बड़े मिशन के लिए अभी आपने शुरू में यही कहा था कि जी इतना टैक्स पेयर्स का पैसा है, हम इस तरह से इसे कहीं गलत ना इस्तेमाल कर जाएं। तो सिंपल बात यही है कि अगर टेस्ट किट्स ने गलत पॉजिटिव दिखा दिए या गलत नेगेटिव दिखा दिए तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए वी वांट टू बी वेरी श्योर कि जी इसमें जो है हम कई क्वालिटी को। और फाइनली आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा मैं कि इस बात को हम कैसे यकीनी बनाएंगे कि जिन इदारों से दवाएं खरीदी जा रही हैं वगैरह वो मेरे इदारे ना हो और ओपन प्रोसेस हो, जो कि अकाउंटेबिलिटी जिसकी हो सके? देखिए, तो टेंडर प्रोसेस हो रहा है ना और वो PPRA के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और टेंडर प्रोसेस में ये है कि जो रैपिड टेस्ट WHO प्री क्वालिफाइड पाकिस्तान में अवेलेबल हैं
वो लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अच्छा। जो लोग WHO प्री क्वालिफाइड रैपिड टेस्ट वाले नहीं हैं वो अप्लाई करेंगे तो वो जाहिर है वैसे ही आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो PCR WHO प्री क्वालिफाइड पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो लोग अप्लाई करेंगे उनका वो ओके हो जाएंगे। जो नहीं WHO प्री क्वालिफाइड है वो नहीं होंगे। दवाइयों में 9 कंपनियां या 10 कंपनियां हैं जो ये दवाइयां बनाती हैं, 10 की 10 प्री क्वालिफाइड हैं। तो हमारे हिसाब से सिर्फ जो मामला आएगा कि किसको मिले और किसको नहीं मिले वो कॉस्ट पे होगा कि बिल्कुल कौन ठीक, बेहतरीन कॉस्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर हुमा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी।